Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Dr. Muhammad Shoaib Khan, Form D MPhil from Bawaddin Zikri University, Multan. Dear student, I am teaching on the behalf of Al Shifa College of Pharmacy Technician, Multan. और आज हमारा इंजाइम का 4th लेक्चर है और टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड केमिस्ट्री ऑफ इंजाइम को। बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ इंजाइम की बात करें, इंजाइम जो है हमारी बॉडी में एज ए मैक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर होते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों कंसीडर होते हैं? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे यानी कि मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा हो, हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। नंबर 1, द एंजाइम्स आर यूज इन ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट टू सप्लाई द एनर्जी। बेटा जो भी न्यूट्रिएंट हम बॉडी में इनटेक करते हैं तो वो एंजाइम उनको ब्रेक कर देते हैं, और जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी जो है बॉडी कंज्यूम करती है। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 3 फूड फैक्टर हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स को इनटेक करते हैं तो एंजाइम्स उनको ब्रेक कर देते हैं, और जब एंजाइम उनको ब्रेक करते हैं तो उससे एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी जो है बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। Number 2, they participate in chemical building block assembly of building block in proteins, DNA, membranes, cell and tissue। बेटा ये डिफरेंट अदर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि प्रोटीन्स हो गए, DNA हो गया, मेम्ब्रेन्स हो गई, सेल्स और टिश्यूज, इन तमाम चीज़ों को आपस में असेंबल्ड करने के लिए एंजाइम की रोल प्ले करते हैं। Number 3, they harness the energy to power the cell motility and muscle contraction। कि सेल को मोबाइल करने के लिए और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जो है एक्चुअली एंजाइम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, फर्दर मेडिकल एप्लीकेशन इंक्लूड्स द चेंज इन क्वांटिटी एंड कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट्स, न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स एंड टिश्यू डैमेजेस। मतलब अगर एंजाइम्स की क्वांटिटी में चेंज आ जाता है या एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में चेंज आ जाता है तो उससे बॉडी में ड्रास्टिक रिजल्ट जो है वो जनरेट होते हैं, जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट शामिल है, न्यूट्रिशनल डेफिसिट से मुराद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शामिल है, और टिश्यू डैमेज मतलब हमारे जो टिश्यू हैं वो बेटा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। Medical scientists address imbalance in enzyme activity by using the medicine to inhibit the specific enzyme that investigating the gene therapy as the mean to remedy the deficit in enzyme level or function। क्या मतलब है इसका? देखें बेटा, मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं वो आजकल डिफरेंट बीमारियों को या डिफरेंट डिजीज को एंजाइम के बैलेंस को डिस्टर्ब करके ट्रीट कर रहे हैं। कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसमें एंजाइम के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है, और कुछ डिजीज जो ऐसी होती हैं जिसमें एंजाइम के लेवल को डिक्रीज करके उनको ट्रीट किया जाता है। तो मेडिकल साइंटिस्ट ये दोनों एस्पेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि डिफरेंट जो डिजीज हैं उनसे कॉम्पैट किया जा सके और उनसे लड़ा जा सके। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम। विथ फ्यू एक्सेप्शन एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेटा वो सब के सब प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं सिवाय एक एंजाइम का, और वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम नॉन प्रोटीनियस होता है क्योंकि वो आरएनए का बना हुआ होता है। इन एडिशन टू प्रोटीन दे हैव नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल एंड मेटल लाइंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी। बेटा एंजाइम्स की ऑप्टिमम एक्टिविटी जिसको मुनासिब एक्टिविटी कहते हैं, और वो मुनासिब एक्टिविटी वो होती है कि शॉर्ट टाइम के अंदर वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट को शो करेगा। उसके लिए एंजाइम्स को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, मेटालिक पार्ट, प्रोटीनियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट। द प्रोटीनियस कंपोनेंट आर कॉल्ड एपो एंजाइम। मतलब एंजाइम का वो पार्ट जो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है उनको एपो एंजाइम बोला जाता है। एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट आर आइदर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर एंड को एंजाइम। मतलब वो पार्ट जो कि नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होता है उसको आप 3 नाम दे सकते हैं। उसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कह सकते हैं, कोफैक्टर भी कह सकते हैं, को एंजाइम भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये एपो एंजाइम है जो कि प्रोटीनियस पार्ट है, ये कोफैक्टर है जो कि बेटा जी नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उससे कंप्लीट एंजाइम जनरेट होता है जिसको हॉलो एंजाइम कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। The apoenzyme with non-proteinous part make a whole enzyme which is called hollow enzyme।
नेक्स्ट देखें बेटा, इन ऑर्डर टू रिमेन कैटालिटिक एक्टिविटी द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मस्ट रिमेन इंटैक्ट। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम एंजाइम से मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी हासिल कर सकें तो उसके लिए ज़रूरी है उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्योंकि बेटा प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब इनमें किसी किस्म का चेंज आता है तो एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। Some enzymes are modified covalently by process like phosphorylation, dephosphorylation and glycosylation। लेकिन sometime ऐसा होता है कि जब एंजाइम को डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसके बाद उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ जाती हैं, और वो डिफरेंट प्रोसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि फॉस्फोरिलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, dephosphorylation mean removal of phosphate group and glycosylation mean addition of sugar or addition of glucose। Cofactor are directly attached with enzyme in the form of cofactor substrate complex। अगर आप पिछली डायग्राम में जाएं तो ये आप देख सकते हैं ये कोफैक्टर है और ये सबस्ट्रेट है। मतलब कोफैक्टर सबस्ट्रेट जो है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। दे सर्व लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। दे बाइंड विद ट्रांजिएंट डिसोसिएबल मैनर। ट्रांजिएंट से मुराद यानी कि ये एंजाइम के साथ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अटैच होते हैं, और डिसोसिएबल मैनर में मतलब जब ये अपना काम सरंजाम दे देते हैं तो ये एंजाइम को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। द कोफैक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीडियम सराउंडिंग द एंजाइम फॉर कैटालाइसिस। देखें बेटा, एंजाइम को अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। आमतौर पर वो मीडियम साइटोप्लाज्म होता है। तो बेटा अब मैं अगर आपको ये बताऊं तो कोफैक्टर को उस मीडियम के अंदर मौजूद होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन कोफैक्टर आर मेटल्स आइंस। तो ऐसे एंजाइम जिनको बेटा मेटल आइन एज ए कोफैक्टर के तौर पे चाहिए होते हैं उनको मेटल एक्टिवेटिंग एंजाइम्स कहते हैं। दोबारा सुन लें कि ऐसे एंजाइम जिसमें मेटल आइन एज ए कोफैक्टर के तौर पे मौजूद होते हैं इनको मेटल एक्टिवेटिंग एंजाइम्स बोला जाता है। ये देखें बेटा, एक टेबल है आपके सामने, डिफरेंट कोफैक्टर्स हैं और डिफरेंट उनके यानी कि आप एंजाइम्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि ये देखें, पहले एक कॉलम के अंदर एंजाइम्स मौजूद है जैसा कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको कॉपर आयन चाहिए होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, इसको बेटा फेरस और फेरिक आयन चाहिए होते हैं एज ए कोफैक्टर के लिए। हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम आयन, आर्जिनेज, मैंगनीज आयन, यूरेज, निकल आयन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसके लिए आपको जिंक आयन चाहिए। और बेटा पाइरूवेट काइनेज के लिए आपको पोटाशियम और मैग्नीशियम आयन चाहिए। कोएंजाइम, दे आर आइदर मेटालिक एंड मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोएंजाइम ऐसी स्पीशीज होती हैं या तो वो मेटल होती हैं या फिर वो ऐसी मेटल्स होती हैं जो किसी ऑर्गेनिक पार्ट के साथ अटैच होती हैं। दे एक्ट ट्रांसपोर्टर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। मतलब इनका जो किरदार होता है वो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करना होता है। बेटा जी अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में एक क्लास पढ़ी थी जिसका नाम था ट्रांसफेरेज, और ट्रांसफेरेज जो है वो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करती थी। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफेरेज में जो फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफर कर रही है वो असल में कोएंजाइम्स होते हैं। द कोफैक्टर एंड कोएंजाइम आर लूजली अटैच विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ लूजली अटैच भी हो सकते हैं और मे बी टाइटली बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और ये उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टाइटली अटैच भी हो सकते हैं। मतलब ये जो कोएंजाइम्स होते हैं ना ये डिटैचेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये लूजली अटैच हैं तो ये डिटैच हो जाते हैं, और अगर ये कोवेलेंटली अटैच हैं फिर वहां से वो सेपरेट या डिटैच नहीं होते। प्रोस्थेटिक ग्रुप, prosthetic group are tightly and stably incorporated into protein structure by covalent and non-covalent forces। prosthetic group असल में बेटा नॉन प्रोटीनियस पार्ट को कहते हैं, और ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है ना ये प्रोटीनियस पार्ट के पास या तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है या फिर नॉन कोवेलेंट फोर्सेस के थ्रू अटैच होता है। बेटा ये जो नॉन कोवेलेंट फोर्सेस हैं ये कौन सी होती हैं? जिसमें हमारे पास वांडरवाल फोर्सेस आ जाती हैं और समटाइम इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। फॉस्फेट ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड,
फ्लेवन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, थायामीन, पायरोफॉस्फेट एंड बायोटिन शामिल है। मेटालिक आयन कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप में आमतौर पे मेटालिक आयन पाए जाते हैं कॉमनली, और वो मेटालिक आयन किसके बने हुए होते हैं? आयरन के, कोबाल्ट के, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक के शामिल होते हैं। तो बेटा ऐसे एंजाइम कि जिसके अंदर मेटल के जो आयन्स होते हैं एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे पाए जाते हैं, उनको मेटालो एंजाइम्स कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।